नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित PYQ, जो कि एक घटना चक्र प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे आधुनिक काल से संबंधित PYQ, जिसमें हम भारतेंदु युग और जो है द्विवेदी युग को करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है भाई, अधिक प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे। परीक्षा की जो तिथि है अभी हाल ही में आने वाली है, तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए DSSB की परीक्षा हो या TGT PGT किसी भी स्टेट की परीक्षा हो या NTA NET की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास जो है काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। आधुनिक काल के पहले हम मुख्य प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, फिर भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, फिर द्विवेदी युग के प्रश्नों को करेंगे। इस प्रकार से आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले जो है और जो पार्ट रहेंगे उनको अगली क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। भाई आज की क्लास थोड़ी, फिर एक बार कहना चाहती हूँ, लंबी होगी, मैराथन क्लास है, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक प्रश्नों को आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि एक प्रश्न के साथ और अन्य तथ्य भी इसमें दिए हुए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा जो क्या अभिधान दिया गया है। तो 19वीं शताब्दी से अब तक जो समय सीमा बताई गई है, इसमें हिंदी साहित्य को जो अधिकांश विद्वानों द्वारा इसमें क्या नाम दिया गया है, क्या अभिधान दिया गया है, ये पूछा हुआ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा आधुनिक काल, क्योंकि आधुनिक काल नाम दिया है अधिकांश विद्वानों ने उस 19वीं शताब्दी के समय से लेकर अब तक के समय को अधिकांश विद्वानों द्वारा पूछा हुआ है, तो आधुनिक काल लगाएंगे। अगर केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछ लिया जाता तो हम गद्य काल को लगाते, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को जो है गद्य काल की संज्ञा दी है। आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, तो इसी प्रकार से जो है आधुनिक काल को जो है इन्होंने गद्य काल कहा है। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और इससे संबंधित अन्य तथ्य। 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। कब से हुआ? ब्रिटिश शासन की स्थापना से जो है 19वीं शताब्दी के बीच से, यानी कि मध्य से ही ब्रिटिश शासन की जब स्थापना हुई, वहीं से जो है वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। वर्तमान युग का मतलब यहाँ पर आधुनिक काल का है। और पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य व विचारों के संपर्क और उसके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है, और यह तिथि जो आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि 1850 और 1850 से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल से अभिहित किया है, यानी आधुनिक काल को के नाम से जाना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, यानी कि और अन्य दूसरा नाम क्या है आधुनिक काल का? सीधा सीधा ये पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गद्य काल। अभी मैंने आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल को जो है गद्य काल की संज्ञा दी है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्रता काल, यानी कि स्वायत्तता काल अर्थात गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। तो गद्य यानी कि आधुनिक काल में जो है गद्य का आविर्भाव, यानी गद्य लिखने की जो शुरुआत हुई थी वो जो है आधुनिक काल में ही मानी जाती है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक जो सबसे साहित्यिक प्रधान घटना कौन सी मानी जाती है? गद्य का आविर्भाव जो है, जैसे कि 1800 ईस्वी में जो है लल्लू लाल जी द्वारा प्रेम सागर की रचनाएं लिखी गई। 1800 से ही जो है हिंदी गद्य साहित्य की रचनाओं का आरंभ माना जाता है। तो इस प्रकार से इस
कथन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना आधुनिक काल में ही मानी है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर मैं अधिक जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित काफ़ी सारे कथन पूछ लिए जाते हैं और पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के अंतर्गत चाहे आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो या आधुनिक काल हो, कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं है कि आचार्य शुक्ल जी द्वारा कोई तर्क न दिया गया हो। सभी कालों में जो आचार्य शुक्ल जी द्वारा कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं उनको जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहे हैं। शुक्ल के जितने भी कथन हैं आपको बार बार उनको देखते हुए समझते हुए कर लेना है ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न शुक्ल जी के कथनों से संबंधित पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर लगा सको। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित करते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कौन सा और अन्य नाम दिया है ये आप लोगों ने देख ही लिया, गद्य काल की संज्ञा दी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन रहे हैं? तो ब्रज भाषा के जो आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं वे निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी माने जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के जो है प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं भाई। रामप्रसाद मिश्र जी ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन, रामप्रसाद मिश्र जी की ये पुस्तक है, कौन सी, क्या नाम है, ये भी आप सब देख सकते हो। रामप्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन जो लिखा है उसमें उद्धव शतक, एक सेकंड भाई, ये जो हमारा तथ्य है दूसरे प्रश्न का है शायद, तो अगले पेज पर आ गए हम, तो देख लेते हैं। पहले प्रश्न को ही पढ़ लेंगे फिर इसमें इस प्रश्न का जो भाई तथ्य शायद ऊपर दिया हुआ है तो मैंने देखा नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो ये जो प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न था कि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि किसे माना जाता है आधुनिक काल के अंतर्गत, ब्रज भाषा का जो प्रसिद्ध कवि है वो कौन रहा है? वो रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के संबंध में हम और अन्य तथ्य हम देखें तो इन्हें ब्रज भाषा का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध जो काव्य है हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश, शरवशव, घनाक्षरी, गंगा, विष्णु लहरी, इस प्रकार और रत्नाष्टक और वीरानाष्टक और प्रकीर्ण पदावली, ये जगन्नाथ दास जी के ग्रंथ है। लेकिन इनमें जो प्रमुख ग्रंथ है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मोस्टली बार बार पूछे जाते हैं, वो है एक हिंडोला, इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। गंगावतरण भी प्रमुख ग्रंथ है। उद्धव शतक भी जो है इनका प्रमुख ग्रंथ है, जो कि उन्होंने उद्धव शतक की जो रचना इन्होंने जो है ये भ्रमर गीत पर आधारित ग्रंथ है। पर सूरदास के जो भ्रमर गीत ग्रंथ रहा है उस पर आधारित ग्रंथ माना जाता है जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक। उसके बाद देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जगन्नाथ दास रत्नाकर जी से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण जब हम तथ्यों को देखें तो इनका जन्म है 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि रहे हैं। तो रीतिकाल के जो कवि बिहारी रीति स्थित काव्यधारा के जगन्नाथ दास रत्नाकर के सर्वाधिक प्रिय कवि रहे हैं। उसके बाद सतसई पर लिखी हुई इनकी टीकाएं जो बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थव्यवस्था से बेजोड़ है। इनके जो उद्धव शतक है 1929 ईस्वी में एक प्रौढ़ महाकाव्य है और उद्धव शतक में लगभग 125 यानी कि 125 छंद बताए गए हैं और कहीं कहीं आपको जो है इसके छंदों की संख्या 118 भी देखने को मिलेंगी। एक लेख विद्वान हुए हैं उनके अनुसार 118 बताई गई है, लेकिन उद्धव शतक के अंतर्गत लगभग 125 छंद है। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो रत्नाकर जो शब्द है अभी हमने पढ़ा था जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के संबंध में, तो रत्नाकर शब्द जगन्नाथ दास रत्नाकर से जुड़ा है। इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर
की कीर्ति छाटिए। तो कौन सी कीर्ति है? अभी हमने पढ़ी थी उद्धव शतक, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति है। बढ़ती है, उद्धव शतक के लेखक कौन है? तो रत्नाकर जी उद्धव शतक के लेखक हैं। उद्धव शतक में कुल कितने छंद है? अभी हमने देखा। तो उद्धव शतक में जो है, इसमें छंदों की संख्या भाई इसमें ऑप्शन में नहीं दी हुई, तो ये शायद ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न था, इसीलिए यहाँ पर उत्तर भी नहीं दिया हुआ। तो मैंने आपको बताया था लगभग 125 के लगभग इसमें छंद है, और एक लेखक के अनुसार 118 बताए गए हैं एक पुस्तक में। तो हम देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, और किस विद्वान के अनुसार बताया गया है, ये आप लोगों के सामने इस ऑप्शन में हमें मिल जाएंगे। राम प्रसाद मिश्र जी की अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन लिखा था, और उद्धव शतक में 118 छंद है, यहाँ हमें देखने को मिले हैं। अगर 118 ऑप्शन में न हो तो लगभग 125 छंद है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी लिख दिया जाता है कई बार 125 छंद है या 100 से कम है, इस प्रकार से कई बार पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन में। तो आपको हर एक प्रश्न को उसके समझ के साथ करना है, और ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आंसर को हमें निकालना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कीर्ति है, यह भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित काव्य है, जो कि सूरदास जी की भ्रमर गीत परंपरा चली हुई थी, उसी पर आधारित जो ये कीर्ति है इनकी उद्धव शतक है। और गोपी संवाद इसका वर्ण विषय है। वर्ण विषय क्या है उद्धव शतक का? गोपी संवाद। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य ही मानते हैं। कुछ समीक्षकों का कहना है यह केवल एक श्रृंगार काव्य है। बढ़ते हैं आगे, और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की है। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। ये समालोचना दर्श से अनुवाद किस लेखक ने की, जो नाम से किस रचना का अनुवाद किया है? तो ये पूछा जा सकता है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि रोला छंद में लिखा हुआ है, और अंग्रेजी कवि पोप, ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकाशी, श्रृंगार लहरी और गंगा विष्णु लहरी, इस और रत्नाष्टक, वीरनाष्टक तथा फुटकल रचनाएं, ये सभी जो रचनाएं रत्नाकर जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद रत्नाकर ने साहित्य सुधा मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। किस पत्रिका का संपादन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मर विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर ने गंगा अवतरण पर हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयोग ने जो पुरस्कार प्रदान किया था। इस प्रकार से आपको हर एक तथ्यों के बारे में पता चल जाएगा। हर एक कवियों व लेखकों के जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित आपको अन्य तथ्य भी इन जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो ताकि आपको एक जो ये पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं, उनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर लगा सको। तो देख लेते हैं। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी हुए थे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? ये रोला छंद में लिखी जाने वाली रचना है। गंगावतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया, किंतु इनका प्रिय छंद कवित छंद रहा है। कौन सा रहा है प्रिय छंद? इनका कवित। और एक साहित्य दर्शन लोचन भी जो हमने पढ़ा था, जो कि एक अंग्रेजी लेखक पोप द्वारा के जो एसे ऑफ क्रिटिसिज्म के जो ग्रंथ का अनुवाद इन्होंने किया था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, वो भी रोला छंद में लिखा गया इनकी रचना थी। तो गंगा अवतरण जो है रोला छंद में है। लेकिन प्रिय छंद पूछ लिया जाए जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का, वो कौन सा छंद है? वो इनका कवित छंद है। प्रिय छंद कवित माना जाता है, लेकिन गंगा अवतरण में इन्होंने रोला छंद का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारी 10। उद्धव शतक की जो ये पंक्तियाँ देख लेते हैं पंक्तियाँ देख लेते हैं इनकी। हमको लिखो कहा, हमको लिखो कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। जो ये पंक्ति है ये पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध कराता है? तो ये एक तरह से भावोत्कर्ष पंक्ति है और भावोत्कर्ष का बोध कराता है। किस प्रकार से? LT ग्रेड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है भाई। जिस भी परीक्षा में साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप लोग जो है इनको अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो इनको अगर आपको ये अच्छे से इन प्रश्नों को आप कर भी चुके हो पहले, तो रिवीजन के तौर पर आप जो है डबल स्पीड पर करके वीडियो को देख सकते हो। 2x पर करके जल्दी एक बार से तुरंत रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा से पहले आप सभी को पता है रिवीजन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। रिवीजन करने से जो है हमारे जो है बहुत ज़्यादा अधिक संभावना हो जाती है प्रश्नों का सही होने की। तो अगर बिना रिवीजन आप परीक्षा में बैठोगे तो हमारे आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, ये आप सभी को पता है। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ प्रश्नों का आप आगे बढ़ते रहो और धीरे धीरे पीछे के प्रश्नों को भी बार बार रिवाइज करते हुए चलोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आज के समय में आप सभी को पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर एक बच्चा जो है जी जान से अपनी तैयारी कर रहा है और जो है अपनी 100% देने की कोशिश करता है। तो इसी जो कंपटीशन के दौर में जितना आप अधिक तपोगे उतना ही जो है आपको सफलता के पास रहोगे। तो देख लेते हैं आगे जो तथ्य देख लेते हैं हम इससे संबंधित। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई है। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित व आकुल व्याकुलता से दौड़ पड़ती है और भावोत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है। जो ये पंक्तियाँ है इसमें भावोत्कर्ष का प्रतीक माना गया है। तो देख लेते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा प्रश्न संख्या, एक सेकंड भाई। आज जो हमारे भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे भाई। आधुनिक काल के जो मुख्य प्रश्न थे पहले शुरुआती वे हमने कर लिए हैं, तो अब युगों के अनुसार हम प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहले भारतेंदु युग को करेंगे, फिर द्विवेदी युग को करेंगे। तो आज केवल 2 युगों को ही करेंगे, भारतेंदु और द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और मेरा कहने का सिर्फ इतना आशय है कि आप अगर बार बार प्रश्नों के रिवीजन करोगे तो वो आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा परीक्षा में। तो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए बढ़ते हैं भारतेंदु युग के प्रश्नों को। तो भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो भारतेंदु जी द्वारा जो भारतेंदु ने जो है किस नाटक में, भारतेंदु जी का नाटक नहीं भाई, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है ये पूछा हुआ है। तो एक नाटक हुआ है जानकी मंगल, सॉरी भाई ये जानकी भरत है, तो ए ऑप्शन पे हमारा जानकी मंगल। एक सेकंड देख लेते हैं भाई, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? तो सही आंसर हो जाएगा जानकी मंगल। जो जानकी मंगल नाटक है वो शीतला प्रसाद जी का नाटक है और 1868 ईस्वी में इसे लिखा है। और देख लेते हैं इस नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। यह रचना गुणों से युक्त है और इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा परिवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ जो लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई उनका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इनके अभिनय में भारतेंदु जी ने भाग लिया था, किंतु इसकी जो विषय वस्तु है
वो रामचरितमानस पर आधारित कथा है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं उनको भी आपको देख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि अगला जो प्रश्न उसी आधार पर अगर बन जाए तो आपको उसका आंसर पता हो। तो देख लेते हैं, जो जानकी मंगल नाटक का है वो उसका आधार ग्रंथ क्या माना गया है। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित अवधी भाषा का महाकाव्य राम कथा पर आधारित जो है रामचरितमानस को जो है जानकी मंगल का आधार ग्रंथ माना जाता है। किंतु ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग तथा सभी प्रकार के रंग दर्शन के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा परिवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या भारतेंदु युग से संबंधित दूसरा हम देख लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजीटी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई ये। तो देख लेते हैं, सभी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो मैं बार बार कहती हूँ, केवल हम जो है PYQ के माध्यम से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम करेंगे। MCQs को भी हम करते हैं। तो हर एक टॉपिक वाइज अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम करते हुए आगे बढ़ते हैं जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यानी कि केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के जो प्रेरक रहे हैं वे कौन रहे हैं। तो वे रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इससे संबंधित देख लेते हैं, काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली में अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षण थे और उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता युग की जो शुरुआत मानी जाती है। तो भारतेंदु काल के अंतर्गत जो है ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें आधुनिकता की जो है शुरुआत मानी जाती है। तो आधुनिकता की शुरुआत किस उपन्यास से मानी जाती है, वो उपन्यास है परीक्षा गुरु। इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। भारतेंदु युग में लेखकों की जो उपन्यास रचना की प्रेरणा से बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। यानी कि भारतेंदु युग में लेखकों के जो उपन्यास रचना की जो प्रेरणा है किन उपन्यासों से प्राप्त हुई, बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास जो है श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को, इससे पूर्व सरदाराम फिल्लोरी द्वारा रचित जो भाग्यवती है 1877 ईस्वी। इनका समय भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो ये हिंदी के प्रथम उपन्यास किसी न किसी विद्वान द्वारा हिंदी के प्रथम उपन्यास माने गए हैं। भाग्यवती को भी हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो अपने आप में ये सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनका सन क्या है, क्योंकि कई बार क्रम वाइज से भी प्रश्नों को लगा दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो शीर्षक जो भाग्यवती उपन्यास है सरदाराम फिल्लोरी द्वारा रचित लघु सामाजिक उपन्यास लिखा गया। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। और 100 अजाने एक सुजान 1892 में बालकृष्ण भट्ट द्वारा कृत तथा चंद्रकांता 1887 में देवकी नंदन खत्री द्वारा कृत जो प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7, धन्य भारत भूमि सब रतननी की उपजवानी। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्ति बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की है। पंक्तियों से भी संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक एक पंक्तियों को आपको ध्यान रखना है भाई। प्रश्न संख्या हमने 4 करनी थी, कोई बात नहीं, ये प्रश्न कर लेते हैं फिर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। तो ये जो पंक्ति है ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की है। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास में गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही कि अंग्रेजी की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली है। इनका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता के ऊपर उठकर वह संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज की
जो उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ है इसी तथ्य को स्पष्ट करती है। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए जो उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग यानी कि भारतेंदु युग कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी कि संपूर्ण राष्ट्रीय भावना का बीज उन्होंने जो है जनमानस के हृदय में बोया है भारतेंदु युग के कवियों ने। इससे पहले आप लोगों को पता है, देखने को मिला ही होगा, रीतिकाल के अंतर्गत भी राष्ट्रीय भावना नहीं देखने को मिली, केवल संकुचित राष्ट्रीयता की भावना हमें देखने को मिलती थी। जैसे कि आदिकाल में हमें संकुचित राष्ट्रीयता की जो प्रवृत्ति हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार से जो है रीतिकाल में भी केवल जो वे राजा महाराजा रहते थे, सामंतों का युग चला हुआ था, तो उसमें वे राजा महाराजा केवल अपने राज्य को ही राष्ट्र समझ बैठते थे, अपने अपने राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। वे जो है पूरे के पूरे जो राष्ट्र की नहीं सोचते थे। जनमानस के हृदय में राष्ट्रीय की भावना को जागृत करने का जो कार्य रहा वो भारतेंदु युग के कवियों द्वारा किया गया। उसके बाद बात करें आगे, अन्य तथ्य हम देख लेते हैं इससे संबंधित। देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत भारती में लक्षित हुई और 1912 में लिखा गया। ये भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई भी ये रचना, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। उसके बाद भारतेंदु ने विजयनी विजय विजयंती जो प्रेम घन की, आनंद अरुणोदय और प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। यानी कि ये इन लेखकों द्वारा जो ये रचनाएं लिखी गई, ये सभी की सभी देशभक्ति से की प्रेरणा से युक्त रचनाएं रही है। कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त रचना कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो भारतेंदु द्वारा रचित विजयनी विजय विजयंती और प्रेम घन की जो है आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, उसके बाद राधा कृष्ण दास का भारत बारहमासा और विनय शीर्षक जो कविताएं है, ये सभी के सभी देशभक्ति से संबंधित है। हमरो उत्तम देश काव्य पंक्ति राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती है। जो ये हमरो उत्तम देश भारत, जो हमरो उत्तम भारत देश, जो ये पंक्ति है ये किसकी है, कई बार पूछी जाती है परीक्षा में, राधाचरण गोस्वामी की। उसके बाद प्रेम घन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत की शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा था कि यह सनात बोली भारत की प्रजा अन्नाथन। जो ये पंक्तियाँ है ये किन्होंने कहा है, प्रेमघन जी ने, और हार्दिक हर्षादर्श कविता के अंतर्गत महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है। कई बार पूछा जा सकता है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और इन्हीं तथ्यों में से परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान का गुणगान किया है। किन्होंने किया है हिंदुस्तान का गुणगान? ये किया है भारतेंदु जी ने। और कई बार ये पंक्तियाँ भी पूछ ली जाती है कि हिंदुस्तान का जो नारा है ये किन्होंने दिया है, उसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रताप नारायण मिश्र। इस प्रकार से एक एक प्रश्न को बिल्कुल समझ के साथ आपको आगे बढ़ना है ताकि मिलते जुलते प्रश्न है वो बिल्कुल आपके क्लियर होते चले जाए, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है हिंदुस्तान का नारा आधुनिक काल के अंतर्गत किस लेखक ने दिया है, तो इन्होंने गुणगान किया है ना कि नारा दिया है। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा ये पंक्ति में कहा है, पंक्ति में है इसकी भारतेंदु जी की हिंदुस्तान, और प्रताप नारायण मिश्र जी ने जो है, अगर नारे की बात आ जाए तो हमें प्रताप नारायण मिश्र जी को लगाना है। तो देख लेते हैं उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है। प्रेमघन ने राजभक्ति भारत सरिस और ठोकर कहू नाही, यह जो कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त दिया है, जो तो अंबिका दत्त व्यास ने जयंती राजेश्वरी जय जय परमेश्वर द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार भी प्रकट किया है। यानी कि अंबिका दत्त
द्वारा अगर पूछ ली जाए ये पंक्तियाँ किसकी है रानी विक्टोरिया के संबंध में, तो ये अंबिका दत्त व्यास की है। ये पंक्ति पूछ ली जाए तो प्रेमघन जी की है। इस प्रकार से हर एक पंक्तियों को आपको ध्यान से समझना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारा 8 का। ये जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित संयोगिता संवर की सच्ची समालोचना किसने की? लाला श्रीनिवास द्वारा रचित संयोगिता संवर की सच्ची समालोचना करने वाले लेखक रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। पढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या हम 4 देख लेते हैं भाई। हमारा ये पेज हमारा रह गया था तो इनको भी हम करते हुए चलते हैं। तो तदीय समाज से इसका संबंध था। तो तदीय समाज से आप सभी को पता है भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी का संबंध रहा है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों का अमानवीय शोषण के चित्रण को अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया और आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी के पितामह कौन कहे जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्हें वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की थी। किसकी भक्ति के प्रचार के लिए? वैष्णव भक्ति की प्रचार के लिए जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तदीय समाज की स्थापना की थी। और इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से जो है नवाजित किया था। यानी कि भारतेंदु उपाधि दी थी किन्होंने? काशी के विद्वानों ने भारतेंदु जी को। और किस सन में? 1880 में। ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित और अन्य जब तथ्य हम देखते हैं पढ़ते हैं तो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। आधुनिक काल का प्रारंभ भी कहाँ से माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। और भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत मंगला के विद्यासुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से मानी जाती है। और उन्होंने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका, 1876 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर उनकी जो है बाल बोधनी नामक पत्रिकाएँ निकली। बाल बोधनी नामक जो ये पत्रिका है ये महिलाओं से संबंधित पत्रिका है। कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की महिलाओं से संबंधित पत्रिका कौन सी है? तो ये है बाल बोधनी। तो इस प्रकार से हर एक को आपको तथ्यों को समझते हुए चलना है। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर बाद में जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। इस प्रकार से आपको देख लेना है। बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इति यति खवारी। जो ये पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्तियाँ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई है। भारतेंदु का काल ब्रिटिश उपनिवेश था और ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया था और भारत को पूर्णतः मिट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश में ले जाना और ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य रहा था। यानी कि भारत देश की जितनी भी जो संपत्ति थी वो अपने देश में ले जाना ही ब्रिटिश का एकमात्र उद्देश्य रहा था। और भारतेंदु भारत दुर्दशा के पहले अंक में यह सूचित करते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इति खवारी। ये जो पंक्तियाँ है इसमें कही गई हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 मिनट भाई किस प्रश्न पर पहुँचे हुए थे हम? 6 प्रश्न पर पहुँचे हुए थे तो 7 तक हमने यहाँ कर लिया था। तो 8वां प्रश्न एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्योंकि जो है इसके हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को नहीं देखा था। तो साथ ही इनसे संबंधित अगर उसमें कोई ऐसा जो पॉइंट मिलेगा जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सभी तथ्यों को करते हुए चलना है। तो देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास द्वारा
संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? तो किसने की? बालकृष्ण भट्ट जी ने। उसके बाद देख लेते हैं बालकृष्ण भट्ट जी से संबंधित मुख्य तथ्य। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई। किस पत्रिका में? हिंदी प्रदीप में। संयोगिता स्वयंवर इनकी रचना है, इसकी जो समीक्षा है वो सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इनमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर भी आपत्ति की है, और क्योंकि इनकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव प्रतीत होता है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं कि लाला जी, यदि बुरा न मानिए तो एक बात आपसे पूछे, वह यह है कि आप ऐतिहासिक नाटकों किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्त की छाया लेकर नाटक लिख डालने की यह ऐतिहासिक हो गया क्या? किसी विख्यात राजा या रानी के आने से वह जो है ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो आप गप हाँकने वाले, एक सेकंड भाई, गप हाँकने वाले दास्तानागो और नाटक के ढंग से कुछ भी भेद न कहा रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी? उन्हें आभ्यंतरिक भाव किस मूल पर ढुलके हुए थे? अर्थात उस समय मात्र के भाव जो है स्पिरिट ऑफ द टाइम्स क्या थे? इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। ये पूरा का पूरा कथन है। यह संयोगिता स्वयंवर ऐतिहासिक नामक पात्रों को लेकर लिखा गया एक किस्सा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं, क्योंकि इनमें लेखक ने अपनी ऐतिहासिकता बोध का परिचय नहीं दिया है। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो है बालकृष्ण भट्ट ने इनकी जो संयोगिता स्वयंवर में जो ये सच्ची समालोचना शीर्षक से जो की थी, इसमें पूरा का पूरा बालकृष्ण भट्ट जी का ये कथन दिया हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगले महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारतेंदु युग ने कुछ विस्तृत समीक्षाएं भी लिखी है, जिसमें से जो 2 सर्वाधिक समीक्षाएं प्रसिद्ध भी रही है, जो लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई है। तो देख लेते हैं भारतेंदु जी की जो प्रमुख समीक्षाएं कौन कौन सी रही है, और लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई समीक्षाएं देख लेते हैं। जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा। पहली समीक्षा हिंदी प्रदीप 1886 में निकाली, और दूसरी आनंद कादम्बरी माला 2 मेघ 10, 11, 12 और 1886 में। दोनों समीक्षाएं एक ही वर्ष आगे पीछे जो है करके निकाली गई थी। और इसका एक भाग यह भी प्रमाण यह भी है कि आनंद कादम्बरी में प्रकाशित समीक्षाएं हिंदी प्रदीप में प्रकाशित समीक्षा का हवाला दिया गया। दोनों समीक्षाओं में किसी समीक्षा के साथ उसके लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है, जिससे यह अनुमान होता है कि ये समीक्षाएं स्वयं संपादकों द्वारा लिखी गई है। बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कविताएं पुस्तक समस्या पूर्ति मंजरी की हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए लिखा है कि इनकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की न हो, थोड़ी सी सामयिक देश भलाई के संबंध में भी होती है, तो सोना और सुगंधित कहा जाता है। तो ये जो पंक्तियां हैं, इनको भी एक बार आपको ध्यान रखना है कि ये हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए बालकृष्ण भट्ट पंडित गोस्वामी की कविताएं पुस्तक समस्या पूर्ति मंजरी में हिंदी प्रदीप की समीक्षा करते हुए जो है उन्होंने लिखा है। तो देख लेते हैं आगे। इसी प्रकार उन्होंने शंकर दीक्षित नामक एक कवि की कविता जो पुस्तक है माधुरी विलास की समीक्षा करते हुए हिंदी प्रदीप में भी यह लिखा है कि देशोपकारी बातें यह है कि कविता की जाती है तो अधिक लाभ था। इस प्रकार से
इन पंक्तियों को आपको एक बार से फिर रिवाइज कर लेना है, आपको समझ आ जाएगी। कई बार ये परीक्षा में ये पंक्तियाँ दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है ये कथन किसका है, तो आपको ध्यान रखना है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा कहे गए ये मुख्य बातें हैं। तो आप लोगों को हिंदी प्रदीप पत्रिका में बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो संपादित हिंदी प्रदीप पत्रिका में इनको कहा गया। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं भाई। प्रश्न संख्या हमारी 9 देख लेते हैं। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किस लेखक ने किया? तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले जो विद्वान रहे वे राजा लक्ष्मण सिंह रहे। भारतेंदु युग के कवियों ने हिंदी का ब्रज भाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कीर्ति है। इसमें भावांतरण की सरसता, शैली की लालित्य व शुद्ध ब्रज भाषा तथा सवैया छंद प्रस्तुत किया गया है। अन्य जो तथ्य हम देखें तो ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतु संहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय है। ठाकुर जगमोहन की कौन कौन सी रचनाएं? ऋतु संहार और मेघदूत काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं नहीं है या है? तो ऋतु संहार और मेघदूत जो है ठाकुर जगमोहन जी की रचना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद किसने किया? तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद करने वाले विद्वान हैं लाला सीताराम जी। लाला सीताराम ने शेक्सपियर के कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिसमें भूल भुलैया 1885 ईस्वी प्रमुख है और लाला श्रीनिवास दास का उपनाम भूप था, यानी कि कई बार पूछा जाता है भूप उपनाम से किन्होंने लिखा है? तो लाला सीताराम ने, श्रीनिवास दास नहीं भाई, बार एक सेकंड देख लेते हैं भाई आगे। जो इनका उपनाम है लाला सीताराम जी का, इनका उपनाम क्या है? भूप, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, धनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का, गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यानी कि इन्होंने जो है दोहा चौपाई में अवधी भाषा का तथा धनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का तथा गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनका एक ग्रंथ जो है, कौन सा ग्रंथ? अयोध्या का इतिहास बहुत चर्चित है। कई बार पूछा जाता है कि अयोध्या का इतिहास जो ग्रंथ है वो किसका है? तो लाला सीताराम जी का ये ग्रंथ है अयोध्या का इतिहास। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि बेरगिरिया नाल। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। गोल्ड स्मिथ की कीर्ति ट्रैवलर का जो अनुवाद है, ट्रैवलर का अनुवाद किस लेखक ने किया, ये आपको बताना है। तो श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की जो कीर्ति ट्रैवलर का अनुवाद किया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कीर्ति जो ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की कीर्ति जो है हर्मिट, डेंटेज विलेज तथा द ट्रैवलर का जो है काव्य अनुवाद इन्होंने किया है। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक नाम से इनका अनुवाद इन्होंने किया है। उसके बाद बात करें आगे, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है गोल्ड स्मिथ की जो कीर्ति है, जो डेज़ टेंट विलेज नाम से किस कीर्ति का अनुवाद किया है? तो डेज़ टेंट विलेज नाम से इन्होंने जो है एकांतवासी योगी कीर्ति का अनुवाद किया है। उसके बाद उजड़ ग्राम कीर्ति का जो अनुवाद इन्होंने द ट्रैवलर से अनुवाद किया है। उसके बाद एक सेकंड भाई, गोल्ड स्मिथ द्वारा जो लिखी गई कीर्तियाँ हैं, हर्मिट का उन्होंने अनुवाद जो है एकांतवासी योगी से किया है। माफ़ी चाहूँगी भाई इसके लिए, थोड़ा सा हम गलत बोल गए। तो एक कीर्ति को जो सबसे पहले है हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योग से अनुवाद किया है उन्होंने। ये जो हर्मिट, डेज़ टेंट विलेज और द ट्रैवलर जो ये कीर्तियाँ है ये गोल्ड स्मिथ की है। और
श्रीधर पाठक ने इन कृतियों का जो अनुवाद है हरमिट का एकांतवासी योग से किया है, डेस्टेंट विलेज से उजड़ ग्राम का अनुवाद किया है, और ये दाजा टेलवर का जो है इन्होंने श्रांत पथिक नामक से जो है इन अपनी कृतियों को लिखा है, यानी कि इनका अनुवाद करके इन्होंने श्रीधर पाठक की कृतियों के नाम ये है एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से किया जाता है? तो भारतेंदु की जो खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है वो है कविता फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ संग्रहित है, जो कि खड़ी बोली में है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की खड़ी बोली का कविताओं का संग्रह कौन सा है? तो फूलों का गुच्छा नामक जो ग्रंथ है वो खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है। भाई थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ी स्पीड से जब हम बोल रहे हैं, काफ़ी समय हो गया बोलते बोलते, थोड़े शब्द इधर उधर हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप लोगों को लगता होगा कि मैम थोड़ा सा हड़बड़ा रही है, तो इसके लिए मैं भाई माफ़ी चाहूँगी। तो केवल हम भारतेंदु युग के ही प्रश्नों को करेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को जो द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, क्योंकि वीडियो भाई अधिक लंबी हो जाएगी अगर हम जो है द्विवेदी युग से संबंधित भी प्रश्नों को करने लगे। तो केवल आज की क्लास में हम भारतेंदु युग के ही प्रश्नों को देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि थोड़े कम समय में हम द्विवेदी युग के प्रश्नों को कर पाएंगे, क्योंकि द्विवेदी युग भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो युग रहा है, उसके भी काफ़ी सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो है द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो देख लेते हैं भारतेंदु युग के प्रश्न संख्या 13 को। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन है? तो भारतेंदु कालीन कवि कौन निम्नलिखित में? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये हरिश्चंद्र, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन प्रताप, हाँ एक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन पूरा का पूरा नाम आ गया था, ये मैंने थोड़ा सा देखा नहीं। तो प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। तो जो हमारे जो माइंड में सेट होते हैं वही ज़बान पर बार बार रिपीट होने लगते हैं। हमें ये पता है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी जो हैं भारतेंदु युग के कवि है, तो बार बार जैसे बिना ही देखे उनका नाम ज़बान पर आ रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो भारतेंदु युग के कवि हैं इनको हम अगर बार बार पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कौन सा कवि कौन से युग का है। तो और अन्य कवियों को भी हम द्विवेदी युग के अंतर्गत भी कवियों को पढ़ेंगे तो हमें खुद से ही ये पता माइंड में ये रहेगा ये कवि द्विवेदी युग का है, ये भारतेंदु युग का है, ये जो है छायावादी युग से संबंधित है। इस प्रकार से युगों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से युग का कवि है ये। तो इस प्रकार देख लेते हैं भारतेंदु कालीन जो कवि रहे हैं वे प्रमुख कवि कौन रहे हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास जी जो है भारतेंदु के जो है फुफेरे भाई माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 14 प्रश्न संख्या पर आ गए भाई। हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। कौन सा जो निबंधकार है भारतेंदु युग का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु युग के नहीं है। तो बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारतेंदु युग के नहीं है मुकुंद जी, जो बाल मुकुंद गुप्त जी है वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। बाल मुकुंद गुप्त की जो प्रमुख रचनाएं है शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत आदि है। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह और चंद्र शर्मा गुलेरी जी आदि द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं आगे। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और राधा चरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन आदि ये जो भारतेंदु युग के निबंधकारों में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15 भारतेंदु
ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया है। तो भारतेंदु ने बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्यान है वो 1884 ईस्वी में दिया है। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों में के लिए दरबारी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। ददरी मेले का जो है खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान भी दिया है, जिसे बलिया व्याख्यान तथा बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्रिका में दिसंबर 1884 में प्रकाशित भी हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। समस्या पूर्ति किस युग की कविता है? तो समस्या पूर्ति निम्नलिखित में से भारतेंदु युग की कविता है। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली है और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्कालीन समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमगन आदि कवि तत्कालीन समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। भारतेंदु कालीन कविताओं की मुख्य विशेषता है देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मक का अभाव और काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति और जो है प्राचीन छंद। ये जो सभी जो विशेषताएं आपको भारतेंदु की युग के कविताओं में देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में भारतेंदु युग के नाटककार कौन रहे हैं? तो भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से जो है श्रीनिवास दास जी रहे हैं। इन्होंने जो है देख लेते हैं इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं का समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने वाले जो है लेखक का गौरव भी प्राप्त है, जो कि इनका उपन्यास था परीक्षा गुरु। उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्रों में भी इन्हें भरपूर ख्याति मिली है। श्रीनिवास दास जी के प्रमुख नाटक प्रहलाद, चित्र, तप्ता संवर, रणधीर और प्रेम मोहिनी और तथा संयोगिता संवर जो है लाला श्रीनिवास दास जी के प्रमुख रचनाएं रही है, प्रमुख नाटक रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा गुरु इनका जो है पहला मौलिक उपन्यास भी माना जाता है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। प्रश्न संख्या 18। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग में दीक्षित रहने वाले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही थे। देख लेते हैं। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास और अष्टचाप के कवि रहीम, रसखान, मीराबाई और बिहारी, चाचा हरिवंश, भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और उसके बाद है धर्मवीर भारती के नाम जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु के कवियों में केवल भारतेंदु पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त कवियों में हर एक काल के ये कवि आप लोगों को देखने को यहाँ मिल रहे हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में किसी एक का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इनमें से कृष्ण भक्त कवियों में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बनता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारी 19। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो गद्य कला को एक जो कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक निम्नलिखित में से रहे हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की शैली सबसे विलक्षण है। किन्होंने लिखा है प्रेमगन जी के संबंध में ये कि इनकी शैली सबसे विलक्षण है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी ऐसे
पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक 1-1.5 कलम के लंबे वाक्य में उलझ कर रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प डी ही बताया है, तो ये आंसर हमारा डी ही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वही भारतेंदु युग से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न हमने भारतेंदु जी से संबंधित कर लिए हैं, तो इस प्रश्न से संबंधित और अन्य तथ्य भी देख लेते हैं एक बार से। भारत सौभाग्य प्रयागरामागमन प्रेमगंज जी के प्रसिद्ध नाटक है। प्रेमगंज ने जो है जीर्ण जनपद नामक एक काव्य भी लिखा है, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं नीचे दिए गए जो कथनों में एक कथन और दूसरा कथन कारण है, तो इस प्रकार से कथन और कारण को समझते हुए हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, या दोनों सही है, दोनों एक दूसरे के पूरक है या नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं, एक एक कथन को समझ लेते हैं और उसके कारण को भी पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले कथन, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी के अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। तो भारतेंदु युग के आते आते जो है अधिकतर जो भारतेंदु युग के कवि रहे हैं, उन्होंने सभी ने लगभग पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वक्ताओं के आधार पर नीचे दिए गए, तो ये जो दूसरा कथन है ये कारण भी बताया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो हम आंसर चुनेंगे, इसमें सुनेंगे ए और आर सही गलत है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ए गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ये दोनों सही है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने भारतेंदु युग के सभी प्रमुख प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। भाई एक एक काल वाइज प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब और एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको साथ साथ मिल रही है, तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है। तो धीरे धीरे हम चलेंगे, ऐसा नहीं है हड़बड़ाहट में हम जल्दी जल्दी केवल प्रश्नों को पढ़ दे। कंटेंट की क्लास में हम इनको रिवाइज भी करते चल रहे हैं, और साथ साथ जो है इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपके बार बार रिवीजन भी होती चली रही है। तो इसलिए हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं PYQ के माध्यम से करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो चैनल को, ताकि आप जो है हर रोज़ हमारी जो 3:15 पर जो क्लासेस होती है हिंदी साहित्य से संबंधित, मंडे टू मंडे, यानी कि एक भी दिन बीच में नहीं गैप होता, मंडे टू संडे हमारी जो क्लासेस होती है हिंदी साहित्य से संबंधित, उसका आप लाभ उठा पाओ। परीक्षा की तैयारी जो है, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए साथ साथ एक हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज और चली हुई है, जिसमें हम लगभग परीक्षा तक 1000 प्रश्नों का हमने टारगेट बनाया है, कि उसमें हम बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करने की कोशिश हमने की है। जितने भी पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं DSSB के अंतर्गत हो या फिर NTA NET के प्रश्न हो, तो लगभग उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 1000 प्रश्नों आपको वहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे, कुछ इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से इन्हीं प्रश्नों में आप लोगों का संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो कहीं से भी ज़्यादा कुछ हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अधिक आप कम पढ़ोगे, लेकिन बार बार रिवाइज करते हुए पढ़ोगे, वो आपको अधिक लाभ देगा, मेरा ऐसा मानना है। तो वो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।